Hello students, today we are going on unit the solid state, lecture number 8। यहाँ डिस्कस करेंगे आज हम लोग किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना, और उससे पहले हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम कंप्लीट किया था और जिसके माध्यम से जान पाए थे कि 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम 14 टाइप्स का ब्रेविल लैटिस फॉर्मेशन करता है। ब्रेविस लैटिस के फॉर्मेशन का जो मेन व्यू था उसको मैंने आपको क्लियर किया था कि होना तो चाहिए था 4 टाइप्स के यूनिट सेल्स के अकॉर्डिंग 28 सीक्वेंस में, लेकिन उसका ठीक हाफ यानी 14 नंबर्स ऑफ ब्रेविस लैटिस अवेलेबल है। ये पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग उन टाइप्स को लेते हैं जिनके माध्यम से ये नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले टॉपिक को ही क्लियर कर लें और फिर इसके बाद चलते हैं कि कैसे इन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। घनी क्रिस्टल तंत्र की एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों या परमाणुओं की संख्या की गणना करना। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर एटम्स इन एन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जब हम यहां नंबर फाइंड आउट करने चले हैं तो उससे पहले कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर्स हैं या उनके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं जो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें जान लेते हैं और फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस प्रकार के टाइप्स में क्या क्या नंबर आएगा। स्टूडेंट्स, वी नो दैट एनी क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप of a very large number of unit cells, and every lattice point is occupied by one constituent particles, like as an atom, like as a molecules, and like as an ion. Let us know now, work out what portion of each particular belongs to particular unit cell. We shall consider 3 types of cubic unit cells, and for simplicity assume that a constituent particles is an atom. तो बच्चों जान लेते हैं सबसे पहले कुछ मेन इनके सीक्वेंस पॉइंट और फिर चलेंगे प्रॉपरली इन 3 टाइप्स के क्यूबिक सेल में। सबसे पहले एक क्यूब में अगर कॉर्नर्स चेकआउट कर लें, प्रॉपरली बेसल कॉर्नर्स चेकआउट कर लें, तो इनका नंबर्स 8 मिल पाता है ना, 8 मिल पाता है। तो यहां सिंगल कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स पर उपस्थित एक कण यानी सिंगल कॉर्नर्स की बात कर रहे, अथवा एटम या अन्य 8 यूनिट सेल से संबंधित जो हैं वे सीक्वेंसली जुड़े रहते हैं। अतः एक परमाणु का 1/8वां पार्ट्स, 1/8वां भाग ही एक विशिष्ट यूनिट कोष्ठिका से संबंधित रहता है या जुड़ा रहता है। तो सेकंड पॉइंट, जो इड्स हैं, कोर हैं, उनमें उपस्थित एक कण अथवा परमाणु 4 अन्य यूनिट सेल से संबंधित रहते हैं। अतः कोर पर उपस्थित परमाणु का 1/4 यानी 1/4वां भाग ही यूनिट सेल से संबंधित होता है। तीसरी जानकारी करें कि जो फलक हैं उनमें उपस्थित एक कण सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एटम 2 यूनिट सेल से संबंधित होते हैं, कंजुगेट होते हैं, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का या कण का या परमाणु का जो फलक है उस पर उसका योगदान 1/2 होता है, अर्थात आधा होता है। चौथा और लास्ट पॉइंट, यूनिट सेल के सेंटर पर, केंद्र पर, और जब यूनिट सेल का हम लोग डिस्कशन करते हैं तो घनीय जालक में, क्रिस्टल लैटिस में सिंगल पार्ट, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख पाते हैं कि ये एक यूनिट सेल, सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ दिस यूनिट सेल के लिए केंद्र पर उपस्थित कोई कण या परमाणु यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एटम किसी अन्य यूनिट सेल से संबंधित नहीं रहता है। तो बच्चों
अगर ये पॉइंट्स माइंड मेकअप कर लिए जाएं तो किसी भी प्रॉपरली घनीय जालक के लिए, स्पेशली कह लें कि जो मोनो एटॉमिक सब्सटेंस हैं उनके घनीय क्रिस्टल तंत्र की यूनिट सेल में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का या एटम्स नंबर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यूनिट सेल्स की ओर और इन तीनों प्रकार के यूनिट सेल्स में इनका नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप के लैटिस में, नॉमिनेट करें सिंपल क्यूबिक लैटिस। सरल या इसे आद्य घनीय जालक की यूनिट सेल में एटम का नंबर फाइंड आउट करना कहते हैं। तो जब हम लोग सिंपल क्यूबिक का डिस्कशन करते हैं तो हम जान पाए थे कि सिंपल क्यूबिक में द नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8। तो यहां वैल्यू डिनोट करें, द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन सिंपल क्यूबिक इक्वल्स टू 8। यानी जो कॉर्नर्स की संख्या है वो सरल घनीय जालक के लिए 8 होती है। और हम लोग चले पहले पॉइंट पर जिसका डिस्कशन किया था अभी हम लोगों ने, कि जब कॉर्नर्स का नंबर 8 होगा तो उनमें से केवल 1/8वां पार्ट ही होगा जो पार्टिसिपेट करेगा। तो अब हम यहां अगर नंबर्स फाइंड आउट करें एटम्स का, एटम नंबर इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, देन कॉर्नर्स का वैल्यू है 8 और 1/8वां भाग इसका पार्टिसिपेट करेगा। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। तो ध्यान दीजिए कि सिंपल क्यूबिक के लिए एटम नंबर्स का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। और पहला केस जो किया हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक के लिए, वो मोस्टली 7 टाइप्स के जितने भी हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े थे वहां अवेलेबल है। तो एक पॉइंट तो उसके आधार पर, और अगला प्रोसेस जान पाएंगे हम लोग किसके लिए? बीसीसी के लिए, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। शॉर्टली सिंबलाइज करते हैं इसे बीसीसी। अंतः केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। अब हम सबसे पहले ये समझ लें कि यहां पर क्या है ये बॉडी सेंटर्ड पार्ट। तो जब हम यूनिट सेल लेते हैं डायग्राम में, तो इसका इनिशियली जो सेंटर है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और प्रॉपरली बीसीसी लैटिस के लिए। तो 2 क्राइटेरिया लेकर के यहां डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ एटम्स का। पहला केस है कि यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स का वैल्यू है वो 8 है, यानी 8 कॉर्नर्स और उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो इंटू 1/8 पर कॉर्नर्स एटम। कैलकुलेशन में ले चले इसे तो पहले जैसे एससी में किया था, सिंपल क्यूबिक में किया था कि 8 इंटू 1/8, सो नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ये पार्ट आया आपका पहला, जो मैंने कहा कि 7 टाइप्स के जो भी क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े हैं हमने, वहां पर फर्स्ट केस फॉलो होगा। अब चले सेकंड केस की तरफ। जब वन बॉडी सेंटर की बात करें, जैसे अभी हमने डायग्राम में लिया कि अगर हम यहां सेंटर की बात करें तो सिंगल सेंटर, वन बॉडी सेंटर होगा। तो वन बॉडी सेंटर एटम इक्वल्स टू 1 इंटू 1, और देन इसके लिए एटम नंबर मिल जाएगा 1। अब इन दोनों का टोटल कर लें। यहां भी सेम वही है कि अगर एक पार्ट ले रहे हैं तो उसका 1 पार्ट कॉर्नर्स के लिए, और एटम नंबर वैल्यू पुटअप करेंगे इसलिए बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने पर यूनिट सेल, एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो पहले केस के लिए 1 और दूसरे केस के लिए भी 1, दोनों का टोटल कर लिया 1 + 1। तो फाइनली जो आपका बीसीसी लैटिस है, यानी अंतः केंद्रित घनीय जालक का यूनिट सेल है, वहां एटम नंबर्स कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसे सिंपली लर्न करें कि एससी में 1 और बीसीसी में 2। और इसी पूरे प्रोसेस को शॉर्टली अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 8 इंटू 1/8 + 1, और इस तरह से नंबर ऑफ एटम कितना मिल जाएगा?
2 मिल जाएगा। तो जो हमने स्टेप्स में दिखाए थे वही प्रोसेस यहां पर भी आपको क्लियर कर देते। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू 2 होगा। चलते हैं तीसरे यूनिट सेल की ओर। इसे नॉमिनेट करते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या फलक केंद्रित घनी जालक। आपको जानकारी करा दूं कि जो एफसीसी आपके लैटिस हैं उनमें सिंगल यूनिट सेल में एटम्स सभी कॉर्नर्स पर एवं घन के या क्यूब के सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी फलक केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक परमाणु 2 निकटवर्ती यूनिट सेल यानी जो नियरेस्ट यूनिट सेल हैं उनके मध्य कंजुगेट होता है, संयोजित होता है, और प्रत्येक परमाणु का 1/2 अर्थात आधा भाग एक यूनिट सेल में सम्मिलित होता है। तो अगर इस केस को ध्यान में रखा जाए तो यहां से हम एफसीसी के लिए अर्थात फलक केंद्रित घनी जालक के लिए नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एफसीसी में नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर लें। पहला केस एससी का ही जे एज इट इज जैसे किया था, 8 कॉर्नर्स एटम, उसका 1/8वां पार्ट एटम्स पर यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम। सेकेंड पार्ट, जब हम प्रॉपरली एफसीसी की बात करते हैं यानी फलक केंद्रित घनी जालक की बात करते हैं तो यहां 6 फेस सेंटर्ड यूनिट की प्रेजेंस है यानी 6 फलक उपस्थित हैं। तब प्रत्येक पार्ट का आधा यानी 1/2 सेगमेंट यूज होगा। सो 6 फेस सेंटर्ड एटम्स इंटू 1/2 एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 1/2 और आपको एटम्स मिलेगा कितना 3। अब दोनों का टोटल कर लें। पहले केस के अकॉर्डिंग एटम मिल रहे थे 1 और दूसरे केस के अकॉर्डिंग एटम मिल रहे थे 3। तो पहला केस 1 और दूसरा केस 3 और टोटल एटम कितने मिल गए 4। इस तरह से हम जान पाए कि एफसीसी में द टोटल नंबर ऑफ एटम की प्रेजेंस कितनी है तो 4 है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इस टेबल में और टेबल के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया को जान पाते हैं कि 3 टाइप्स के जो स्पेसिफिक यूनिट सेल्स लिए हम लोगों ने यहां पर उनमें कैसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टली सिंपलाइज करते हैं। तो इस टेबल को यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स एट फेसेस, नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर और टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक के लिए, और जैसा मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि यह वह सेगमेंट है जो सभी प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंस रखता है। नंबर ऑफ एटम्स इन कॉर्नर्स में चले तो हम तीनों के लिए ही सिंपल केस देख पाते हैं यहां। तो पहला डिस्कस करें सिंपल क्यूबिक के लिए। 8 कॉर्नर्स 1/8 पार्टिसिपेट करेगा, देन 1 नंबर ऑफ एटम, जबकि फेसेस का नंबर यहां 0 होगा। सो नंबर ऑफ एटम इन सेंटर भी 0 हो जाएगा और टोटल करेंगे तो 1 + 0 + 0 = 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक लैटिस = 1। चलें सेकेंड पार्ट की ओर आते हैं। बीसीसी को जान लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए समझ लेते हैं। नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर्स सेम होगा जैसा सिंपल क्यूबिक में था। 8 कॉर्नर्स 1/8 पार्टिसिपेट करेगा, सो नंबर ऑफ एटम 1 मिलेगा। फेसेस 0 हो जाएंगे और सेंटर का जो वैल्यू है यहां बॉडी सेंटर्स के लिए 1 होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अंतः केंद्रित में जब चलेंगे तो जो सेंटर पॉइंट है उसका वह कैलकुलेट होगा। देन यहां नंबर ऑफ एटम सेंटर के लिए 1 हो जाएगा। दोनों का टोटल करें 1 + 0 + 1 = 2। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी = 2। चले लास्ट करें एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम के लिए। नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर सेम होंगे, 8 × 1/8 1 आएगा। फेसेस की बात करें तो अभी कैलकुलेट किया था कि एफसीसी में द नंबर ऑफ फेस 6 हैं
और उस प्रत्येक यूनिट सेल का 1/2 अर्थात आधा भाग है जो पार्टिसिपेट होगा उसके लिए। तो 6 × 1/2 और कैलकुलेट करेंगे, देन वैल्यू मिलेगी 3। जबकि यहां पर द नंबर ऑफ एटम्स इन सेंटर 0 मिलेगा। टोटल कर ले इसका 1 + 3 + 0 और कितना मिला वैल्यू 4। तो इस तरह से FCC के लिए द नंबर ऑफ एटम इज 4। तो शॉर्टली फिर से इसको बूस्ट करें। SC के लिए नंबर ऑफ एटम 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल के माध्यम से हम लोग जान पाए कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे SC में, BCC में और FCC में। तो इसके साथ साथ और क्या क्या हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि हम गिवन कंपाउंड्स के लिए, उसकी आयनिक फॉर्म के लिए द नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। और दूसरा केस, उस यौगिक का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, उसका सूत्र निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ लेते हैं एग्जांपल्स और इन सभी जितने भी टर्म्स का हम लोगों ने डिवाइड किया उनके आधार पर समझ पाते हैं कि कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाए, अर्थात कैसे आयनों की संख्या ज्ञात की जाए और कैसे फार्मूला फाइंड आउट किया जाए, सूत्र कैसे निकाला जाए। तो चलते हैं एग्जांपल की ओर और समझते हैं कैसे फार्मूला फाइंड आउट करें। क्वेश्चन से टू यू, FCC लैटिस A एंड B एटम से मिलकर के बना है। इफ एटम A क्यूब के कॉर्नर्स पर हो और B एटम के फेस पर हो, तो कह रहा है उसका क्या फार्मूला होगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। रिमार्क करें, यहां ध्यान दें कि जो लैटिस है वो FCC है। क्वेश्चन पर पुटअप करें इसकी लैंग्वेज को, तो FCC लैटिस है। दूसरा, एटम डिनोट किया यहां 2 एटम्स हैं A और B। A की जो प्रेजेंस है वो कहां है, कॉर्नर्स पर, और B एटम की जो प्रेजेंस है वो फेस पर है, फलक पर है। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसका फार्मूला फाइंड आउट करें। आइए चलते हैं, सबसे पहले इनके नंबर्स को कैलकुलेट कर लें और देन रेशियो के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला ज्ञात करें। तो पहले जान लेते हैं कि क्यूब में जो 8 कॉर्नर्स हैं उनके लिए परमाणु A का क्या योगदान है। सो रोल ऑफ A एटम एट 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। कैलकुलेट करें। पहला केस लगेगा आपका सिंपल क्यूबिक जैसा, 8 कॉर्नर्स हैं और उसका 1/8वां पार्ट है जो यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1। तो पहला पार्ट आपका यहां से कवर हुआ कि एक एटम की प्रेजेंस होगी A केस के लिए। चलते हैं सेकेंड सेगमेंट की ओर। रोल ऑफ B एटम एट फेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है जो B परमाणु है वह फलक पर उपस्थित हो, फेस पर। तो अब चलते हैं हम टेबल के थर्ड सेक्शन पर। FCC के लिए हम लोग जान पाए थे कि द नंबर ऑफ फेस कितना प्रेजेंस होगा, तो 6 प्रेजेंस होगा। द नंबर ऑफ फेस इक्वल्स टू 6। और FCC के लिए प्रत्येक पार्ट का 1/2 पार्टिसिपेट होगा, यानी यूनिट सेल का 1/2 पार्ट होगा जो पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हुआ B एटम का उस फेस पर योगदान 1/2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लें नंबर ऑफ एटम्स के लिए। तो फेस कितने हैं, 6, और कितना इसका पार्टिसिपेशन है, तो 1/2, और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 एटम्स। अब देखिए जरा, ये जो 3 एटम्स आए हैं ये किसके लिए आए हैं, ये आए हैं एटम B के लिए। और जो ये 1 आंसर आया था आपका, ये किसके लिए आया था, A के लिए। अब इन दोनों सीक्वेंस को अगर हम रिमार्क करें और एक रेशियो के माध्यम से रिप्रेजेंट कराएं, तो एटम A रेशियो एटम B को रिप्रेजेंट करें यहां, तो रेशियो मिलेगा 1:3। पहला पार्ट हुआ यहां से एटम नंबर्स फाइंड आउट करके हम एटम A और B के लिए इनका रेशियो लिख पाते हैं। अब रेशियो के आधार पर लास्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन कह रहा था कि इससे बने कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, उस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो बहुत ही सरल,
जो उसका रेशियो आ रहा है, नंबर ऑफ एटम उतने ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ए के कितने एटम हैं? एक, तो सिंगल ए हो जाएगा। और बी के कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे? 3, तो यहां पर बी के 3 एटम्स लिख दिए जाएंगे। और इस तरह आपका फार्मूला मिल जाएगा कंपाउंड के लिए AB3। तो इस यौगिक का फाइनली फार्मूला क्या आया? AB3। चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ और समझते हैं अगला एग्जांपल। क्वेश्चन से टू यू, इन अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, आयनाइज करें अगर इसे, तो यहां Cl माइनस आयन जो है वो FCC क्रम में अरेंज है। क्लू हुआ यहां क्वेश्चन का कि जो Cl माइनस वाला पार्ट है वह FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब के रूप में व्यवस्थित है। तो इसकी यूनिट सेल में Cl माइनस आयंस का नंबर ज्ञात कीजिए। अब रिमार्क करें यहां क्लू से, तो आपको क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि FCC अरेंज है, यानी फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका है। तो दो पार्ट हुए, एक कॉर्नर्स में चले जाएं और एक फेस में चले जाएं, और दोनों पार्ट को लेकर के नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लें और वहां से हमें उनके आयन का नंबर। अच्छा देखिए, यही मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि अगर एटम फॉर्म में चल रहे हैं तो एटम नंबर मिल रहा है, और अगर आयनिक फॉर्म में चले जाएं तो आयन नंबर मिल जाएगा, जैसा क्वेश्चन कह ही रहा है। तो परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या और यौगिक का सूत्र, इनका हम सरलता से यहां स्टडी कर सकते हैं। तो दो क्राइटेरिया ले लें। पहला ले लें कॉर्नर्स के लिए, और जब कॉर्नर्स के लिए चलें FCC के लिए, तो पहला पार्ट सिंपल क्यूबिक जैसा 8 कॉर्नर्स होंगे और उसका 1/8वां पार्ट होगा जो पार्टिसिपेट करेगा। कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। दूसरा चले फेस पर, कह रहा है ना कि Cl माइनस कहां उपस्थित है? उसके फेस पर उपस्थित है। तो जब फेसेस का करेंगे तो फलक कितने उपस्थित है? 6। और फलक में यानी FCC में जो यूनिट सेल का पार्टिसिपेशन है, योगदान है, वह पर यूनिट हाफ है, आधा। कैलकुलेट करोगे आंसर मिलेगा 3। तो यहां अब हम एटम्स नहीं लिखेंगे, ये क्या करेंगे, यहां पर चूंकि Cl माइनस आयन के लिए पूछ रहा था तो आयन नंबर हो जाएगा। दोनों को कैलकुलेट कर लें, और जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको यहां से आंसर मिलेगा 1 + 3 = 4। सो द आयन नंबर ऑफ Cl माइनस इन FCC इज 4। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। आयनिक केस के लिए ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 क्रिस्टल में कैल्शियम आयन Ca2+ FCC सीक्वेंस में अरेंज है। ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो क्रिस्टल का सीक्वेंस है वह FCC है। यहां पर यूनिट सेल में F- आयन यानी फ्लोरीन आयन का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग कैल्शियम Ca++ आयन के लिए पर यूनिट सेल इनका आयन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हमें मालूम है कि FCC के लिए कोई 2 एटम या आयंस पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो उनके नंबर्स के आधार पर हम फ्लोरीन आयंस की नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। जब FCC की बात करते हैं तो फिर वो 2 क्राइटेरिया, पहला कॉर्नर्स पर और दूसरा फेस पर। तो अगर कॉमनली इन दोनों सीक्वेंस को ले लें तो 8 कॉर्नर्स, प्रत्येक कॉर्नर्स का 1/8वां पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, तो एक पार्ट प्लस चले FCC पर, फलक पर, तो फलक पर 1/2 पार्ट है जो पार्टिसिपेट करता है और फेसेस की संख्या है 6, देन 6 × 1/2। और कैलकुलेट करें इसे तो हम लिख सकते हैं 1 + 3 = 4। तो ये तो मिला आपको किसके लिए? ये मिला आपको Ca++ आयंस के लिए, यानी कैल्शियम आयन में उपस्थित आयनों का नंबर आपको यहां से मिला 4। अब इसके आधार पर हम निकाल लें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, कह रहा था F- आयनों की संख्या फाइंड आउट कीजिए। तो द नंबर ऑफ
F माइनस आयंस इन पर यूनिट सेल। योगदान रहता है 2 आयंस का या एटम्स का, तो 2 इंटू, और यहां इसके लिए जो नंबर मिला है वो हमें कितना मिला 4, और इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो F माइनस के लिए आपको कितने आयंस मिल जाएंगे, 8 आयंस मिल जाएंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है कुछ नए क्राइटेरिया से रिलेटेड है, और बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट में हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसे फाउंडेशन बेस पर इसे जानकारी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन समझ लें और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी जानकारी कर लें। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो इसको हम बता दें कि सोडियम क्लोराइड को जब आयनाइज करते हैं तो यह 2 पार्ट में अपने आयंस में ब्रेक डाउन करता है। NaCl ब्रेक डाउन इन Na+ एंड Cl-। तो ये आयन की प्रेजेंस है यहां। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जब हम यूनिट सेल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें सब्सटेंस का मोल नंबर पता होना चाहिए कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। तो ज्ञात कर लेते हैं मोल्स को। मोल्स ऑफ NaCl। अब जब हमने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में चलते तो यही मोल अवधारणा है जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट में पढ़ी हुई। मोलों की संख्या ज्ञात करना। मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो N से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्ट सिंबलाइज करें तो जो वैल्यू है सब्सटेंस की अगर उसे W से रिमार्क करें तो W/M, फार्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो सिंपली मोल्स के लिए फार्मूला लिखें N = W/M। अब यहां कौन क्या है ये आपको पता है। N मैंने कहा मोल नंबर्स होगा, W क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो कि क्वेश्चन में दी है, आपको कितनी दी है। सो W = 58.1 ग्राम। आ गए M पर। M आपको मालूम है कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। यहां सबसे जरूरी बात है कि जब NaCl का M फाइंड आउट कर रहे होंगे तो सब्सटेंस का A वैल्यू आपको आना चाहिए। लर्न कर लीजिए अच्छे से। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको नहीं लर्न करनी है, लेकिन कुछ मेन जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका A वैल्यू यानी उसका जो परमाणु भार है और उसकी Z वैल्यू अर्थात उसका जो परमाणु क्रमांक है, ये दोनों वैल्यूज अगर याद हैं तो M आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कई बार ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाती हैं, लेकिन अगर ना दी गई तो इन केस आपको लर्न होने से ये इजी हो जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट अप कर लें M के लिए। सोडियम का A वैल्यू 23 होगा और क्लोरीन का A वैल्यू लिखते हैं 35.5। दोनों का टोटल कर लें। टोटल करेंगे तो आएगा 58.5। अब ये वैल्यू मिला आपको M का, किसके लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। यहां रिमार्क कर लें M = 58.5। अब देख लीजिए जरा, इन दोनों वैल्यूज से यहां मोल हमें NaCl के पता चल गए। कैसे, वैल्यू पुटअप कर दें। N = W क्राइटेरिया 58.1 M का वैल्यू रख देंगे 58.5। ये आ गए आपके क्या, सोडियम क्लोराइड के मोल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ Na+ Cl- यूनिट्स। तो अगर हम इन यूनिट्स को फाइंड आउट कर रहे हो NaCl के लिए, जिसमें Na+ और Cl- आयन की प्रेजेंस हो, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहां हमें यूनिट्स को। सिंपली जो मोल्स हैं अगर उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो नंबर ऑफ यूनिट यहां से हमें मिल जाएगा। तो वैल्यू पुटअप करें। हम लोगों ने N का वैल्यू फाइंड आउट किया था, एज इट इज रख लिया था। 58.1 ये W था और M का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने 58.5। तो ये तो हमने रख दिया यहां पर मोल्स, कैलकुलेट नहीं किया था, फाइनली कैलकुलेशन कर लेंगे। और इनटू कराएं इसमें एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू। आपको मालूम है क्या वैल्यू लिखेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करा। तो एक बेसिक जानकारी यहां से
क्योंकि प्रत्येक एफसीसी में, अच्छा NaCl का जो क्रिस्टल है वो फेस सेंटर्ड है, एफसीसी बेस्ड है। सो एफसीसी यूनिट सेल जो इन्वॉल्व हैं वो NaCl के लिए 4 हैं। इस नंबर को आप लर्न कर लीजिएगा। 4 यूनिट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे एफसीसी के लिए। तो अब क्या करें, क्वेश्चन कह रहा था कि यहां से नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कीजिए। तो क्या करते हैं, फाइनली इसका कैलकुलेशन बना लेते हैं। कैलकुलेशन बन जाएगी नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, वैल्यू पुटअप कर लें 58.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 58.5 और पर यूनिट मैंने कहा इन्वॉल्व कितने यूनिट हो रहे हैं, 4 यूनिट हो रहे हैं। तो यहां 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन यहां से आंसर मिलेगा 1.49 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका सोडियम क्लोराइड के लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा। तो कुछ इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 58.5 ग्राम NaCl। देख पा रहे हैं कि यहां अगर हम मोल्स लिखें NaCl के, मोल्स ऑफ NaCl, देन वैल्यू W की मिल रही है आपको, W इक्वल्स टू 58.5, और आपको दिखाया हमने पहले क्वेश्चन में कि M का वैल्यू भी 58.5 ही आता है, और इसे अगर N से डिनोट करें तो हाउ मच होगा, फाइनली इसको रिप्रेजेंट करें 58.5 अपॉन 58.5 से, तो n का वैल्यू यहां से 1 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट बनाए रख सकते हैं। यूनिट सेल में चलें तो कैलकुलेशन जाएगी 58.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 58.5 इंटू, आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड एफसीसी बेस्ड है और इसमें यूनिट सेल की अवेलेबिलिटी Na+ और Cl- के लिए होगी 4, तो यहां पर रख लेंगे 4। कैलकुलेट करेंगे 58.5 से 58.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद कैलकुलेशन बनेगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 और बाई 4, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको यहां से आंसर मिलेगा 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने यूनिट्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी सोडियम क्लोराइड के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग इस टेबल के माध्यम से वेरिएशन समझ पाए क्वेश्चन की कि कितने प्रकार का क्वेश्चन यहां मिल सकता है। चैप्टर हुआ और इंटरेस्टिंग। अब हम लोग जब चलेंगे प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नंबर्स के आधार पर, तो वहां अगले टर्म को समझ पाएंगे। चैप्टर शुरू हुआ और इंटरेस्टिंग मोड में, और यहां पर अब जब क्लोज पैकेजिंग का स्टडी कर रहे होंगे तो जरूरत पड़ेगी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर की। बताऊं कि आपके सिलेबस में है ही एक चैप्टर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड स्टैंडर्ड में हम लोग डिस्कशन करेंगे वहां पर इसका, और कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना सीख पाएंगे। लेकिन अभी यहां सॉलिड स्टेट के लिए केवल हम ये जान लें कि वास्तव में क्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है ये समन्वयन संख्याएं। तो आइए क्रिस्टल के लिए इसको समझ लेते हैं क्या है, और बाकी मैंने कहा मैक्सिमम एक्सप्लेन करूंगा आपको जब इस यूनिट को ही प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। चलते हैं, एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं क्यूब का ही, और समझ लेते हैं नियरेस्ट कंडीशन क्या है। हमने कहा था कि जब क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं तो पर यूनिट सेल, यानी जो एकक कोष्ठिका है, उनका अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो प्रॉपर यूनिट्स के अरेंजमेंट से इस क्रिस्टल ब्लेवस का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम यहां यूनिट सेल को ले लें, सपोज दैट ये येलो वाला यूनिट सेल देख लें, तो इसका जो नेबर है, यानी इसका जो पड़ोसी है ना, वो रेड है, और इसका पड़ोसी नीचे आ जाए तो भी रेड है, और यहां आ जाए तो ऑरेंज है, नेबर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स हैं उनका रिलेशन है पड़ोसी से। आइए समझते हैं जरा। किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी, अर्थात जो उसका नियरेस्ट नेबर है, निकटतम पड़ोसी,
उसके परमाणुओं की संख्या उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहां हम फाइंड आउट करना नहीं दिखाएंगे, जब अगला यूनिट पढ़ाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन वाला, वहां बताएंगे कि कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग केवल यहां क्रिस्टल के लिए समझ रहे हैं, तो इसका नंबर है वो आपको लर्न करना होगा। मैं टेबलाइज कर देता हूं, आप इसको प्रत्येक यूनिट के लिए लर्न कर लीजिए। तो बस जरूरत आपको इन सेगमेंट्स की है जो मैंने यहां लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, सरल आद्य कोशिका के लिए 6 होगी, बीसीसी के लिए यानी बॉडी सेंटर्ड सेल के लिए 8 होगी, और फेस सेंटर्ड सेल के लिए एफसीसी के लिए 12 होगी। तो ऐसे सिंपली लर्न कर लें। फॉर एससी 6, फॉर बीसीसी 8 एंड फॉर एफसीसी 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स की प्रेजेंस है जो वास्तव में कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉर क्रिस्टल के लिए रिमार्क करते हैं। तो और सरल करें, दूसरे शब्दों में इसे परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो यदि परमाणुओं को गोलों के रूप में प्रदर्शित करें, यानी एटम्स को अगर राउंड शेप स्ट्रक्चर्स में प्रदर्शित किया जाए इस संरचना में ऐसे, तो किसी विशेष गोले के समीपस्थ, यानी अगर हम आइडेंटिफाई करें, रिमार्क करें इस गोले को, ए गोले को, या रिमार्क करें हम आइडेंटिफाई करें इसको, दे दें नंबर 1, तो इस गोले के समीपस्थ, नियरेस्ट, पड़ोस में, यानी इसका पड़ोसी, इस साइड में ये है, इस साइड में ये है, इस साइड में ये है, इस साइड में ये सीक्वेंस बना, लेकिन प्रॉपरली कोई एक ऑर्डर ही यहां रखेंगे। तो विशेष गोले के समीपस्थ उपस्थित अन्य गोलों की संख्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिया हमने इस डेफिनेशन के माध्यम से, लेकिन जब वहां हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो लॉजिक बदलेगा, समझेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उसके आधार पर ये नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, और साथ ही साथ में IUPAC इनऑर्गेनिक का कैसे निकालते हैं, ये सारे टर्म डिस्कस करेंगे अगली यूनिट में। एक नोट पॉइंट और है, इसको भी सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। आयनिक केस है ये। आयनिक केस क्या हुआ? जैसे हमने रिमार्क किया सोडियम क्लोराइड आयंस को Na+ से और Cl- से, तो ये क्या है? इसके आयनिक फॉर्म हैं। क्या दशा होगी, क्या कंडीशन लागू होगी? आयनिक क्रिस्टलों में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, सपोज दैट यहां पर अगर मिड में कोई माइनस का आयन प्रेजेंस है, तो इसके चारों ओर कितने पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस है, ये बेसिकली डिपेंड करेगा, और प्रॉपरली वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। तो अब सारा खेल यहां से स्टार्ट हुआ। जो अगले टर्म में जाने का है हम लोगों का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बेस्ड है, इंटरेस्टिंग मोड में है, और जब अगले टॉपिक में चलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तो समीपस्थ पड़ोसी, सारा खेल यहां पड़ोसी कर रहा है। नियरेस्ट जो सीक्वेंस मिलेगा, यहां नंबर्स मिलेगा आयंस का, उसके माध्यम से हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे।
तो आज का असाइनमेंट बच्चों दिया मैंने आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन के इससे रिलेटेड। और अगला क्लास हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बेस्ड हम लोग अगले सेक्शन में चलेंगे और वहां पर निबिड संकुल का यानी क्लोज पैकेजिंग का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। और उससे पहले सबसे जरूरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, समीपस्थ पड़ोसी कण की दूरी, नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स का डिस्टेंस जिसको डी से रिमार्क किया, और परमाणु की त्रिज्या, एटम का रेडियस। सो वी सेज दैट रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर पार्टिकल, डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ एटम। तो अगर डिस्टेंस को d से लिखें और रेडियस को r से लिखें तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसकी चर्चा होगी अगली क्लास में।